स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें ईएसआईसी से संबंधित नवीनतम जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं। मेरा नाम है प्रथमेश। ईएसआईसी के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए या आपके कोई भी प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फेसबुक के द्वारा मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आज का विषय ईएसआईसी ने कंट्रीब्यूशन फाइल करने में और रिटर्न फाइल करने में कुछ रियायतें दी है, डेट्स एक्सटेंड की है, उसके बारे में है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईएसआईसी का रेगुलेशन 26 और रेगुलेशन 31 क्या है, जिसके तहत नियोक्ताओं को कंट्रीब्यूशन पे करना पड़ता है और रिटर्न्स ऑफ कंट्रीब्यूशन फाइल करने पड़ते हैं। उसकी विस्तृत जानकारी आज के इस वीडियो में हम लेंगे। साथ में ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से ये डेट एक्सटेंड करनी पड़ रही है और किस तरह का रिलैक्सेशन ईएसआईसी ने फिलहाल दिया है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिटर्न्स क्या होते हैं और ईएसआईसी के रिटर्न्स कब देय बन जाते हैं, कब कौन सी तारीख तक फाइल करने पड़ते हैं। रेगुलेशन 26 ऑफ ईएसआई एक्ट 1948 के तहत ईएसआईसी में जो अंशदान नियोक्ता भरता है उसका 6 मंथली रिटर्न नियोक्ताओं को जमा करना पड़ता है। अगर कोई आस्थापना बंद हो जाती है तो ऐसे हालात में उस फैक्ट्री को 21 दिन के अंदर ही अपने रिटर्न्स जमा कर देने होते हैं। और जब ईएसआईसी किसी हालात में नियोक्ता से मांगता है कि आपके रिटर्न्स प्रस्तुत कीजिए, तो वो भी प्रस्तुत करने के लिए नियोक्ता बाध्य होते हैं। 6 मंथली रिटर्न्स जो है ये फाइल करना ड्यू हो जाता है विद इन 42 डेज ऑफ द एंड ऑफ कंट्रीब्यूशन पीरियड। तो कंट्रीब्यूशन पीरियड जैसे आपको पहले ही पता है कि अप्रैल से लेके सितंबर तक होता है और अक्टूबर से लेके मार्च तक कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है। तो कंट्रीब्यूशन पीरियड खत्म होने के बाद यानी 31 मार्च और 30 सितंबर के बाद विद इन 42 डेज 42 दिनों के अंदर ईएसआईसी के रिटर्न्स फाइल हो जाने चाहिए। तो मार्च एंड का कंट्रीब्यूशन पीरियड जब खत्म होता है तो उसके रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 12 मई है और सितंबर एंड का जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है उसके रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर है। तो फिलहाल ये ऑनलाइन हो गया है। जो नियोक्ता अपनी कंट्रीब्यूशन समय के हिसाब से विद इन 15 डेज जमा कर देते हैं तो उनका रिटर्न ऑफ कंट्रीब्यूशन भी अपने आप जनरेट हो जाता है। और जो लोग मंथली कंट्रीब्यूशन समय से फाइल नहीं करते तो उन लोगों को रिटर्न फाइल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 42 दिनों का कालावधि मिलता है। तो जैसे 31 मार्च खत्म हो गया है, आज से 42 दिन यानी 12 मई के अंदर अंदर किसी ने अगर अक्टूबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक का अंशदान नहीं भरा होगा तो वो अंशदान भरने की सहूलियत 12 मई तक उस नियोक्ता को है। अक्टूबर 21, नवंबर 21, दिसंबर 21, जनवरी 22, फरवरी 22 और मार्च 22, इन 6 महीनों में से किसी भी महीने का रिटर्न एम्प्लॉयर या नियोक्ता अपडेट कर सकता है या जनरेट कर सकता है। ये ज्यादा से ज्यादा 12 मई तक वो कर पाएगा। 12 मई के बाद नॉर्मल कोर्स में इन महीनों की कोई भी जानकारी नियोक्ता अपडेट नहीं कर पाएगा, वो ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद अंतिम तिथि ढल चुकी होती है। तो ये ऑनलाइन प्रावधान उपलब्ध कर दिया गया है। इसकी वजह से 12 मई के बाद और 11 नवंबर के बाद जो कंट्रीब्यूशन पीरियड खत्म हुआ उस समय का कोई भी रिकॉर्ड नियोक्ता चेंज नहीं कर सकता। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का रिटर्न फाइल करने की लास्ट या अंतिम तिथि 11 नवंबर है और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक के कंट्रीब्यूशन पीरियड की रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 12 मई है। और इसी तरह रेगुलेशन 31 है जिसमें नियोक्ताओं को ईएसआईसी का अंशदान जो है वो 15 दिन वेज पीरियड खत्म होने के यानी महीना खत्म होने के 15 दिनों के अंदर ईएसआईसी को जमा करना पड़ता है। तो ईएसआईसी की ड्यू डेट जिसे कहते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन फाइल करने की, वो 15 तारीख होती है। जैसे मार्च महीना कंप्लीट हो गया, वेज पीरियड 1 मार्च से लेकर 31 मार्च, तो उस समय में जो भी वेतन आप कर्मचारियों को दोगे उस पर ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी के पास जमा करने के लिए 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक समय मिलता है। तो ऐसा हर महीने की 15 तारीख को पिछले महीने का अंशदान जो एम्प्लॉयज से रिकवर किया गया है और जो नियोक्ता को खुद की ओर से भरना है,
ये दोनों मिला के ESIC को जमा कर देने होते हैं। 15 तारीख इसका भुगतान करने की अंतिम तिथि होती है। ये है रेगुलेशन 31, जिसके तहत वेज पीरियड, वेतन कालावधि खत्म होने के 15 दिनों के भीतर नियोक्ताओं को ESIC का अंशदान ESIC को जमा करना होता है। इसमें ये दोनों जो प्रावधान है, रेगुलेशन 26 में रिटर्न फाइल करने के प्रोविजन है और रेगुलेशन 31 में कंट्रीब्यूशन पेमेंट का प्रावधान है। इन दोनों का पालन ना करने पर ESIC नियोक्ता के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ESI एक्ट के तहत नॉन पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन और नॉन सबमिशन ऑफ रिटर्न्स, ये दोनों ही अपराध है और नियोक्ता के ऊपर इनका उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल बहुत दिनों से कई नियोक्ता तकरार कर रहे थे कि ESIC की वेबसाइट तेज नहीं चल रही है, कई इश्यूज आ रहे थे, लॉगिन ही नहीं हो रहा था। तो इस तरह के इश्यूज आने की वजह से बहुत सारे नियोक्ता अंशदान नहीं भर पा रहे थे, नए एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन वगैरह वो भी नहीं कर पा रहे थे और इससे उनको बड़ी असुविधा हो रही थी। मार्च महीने का कंट्रीब्यूशन जो कि 15 अप्रैल तक जमा कर देना चाहिए था, तो मार्च महीने के पहले और दूसरे हफ्ते में बहुत इश्यू आने के कारण बहुत नियोक्ता कंट्रीब्यूशन नहीं फाइल कर पाए हैं। बहुत लोगों ने ESIC के हेल्प डेस्क पे अपनी कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी, तो उसके चलते ESIC ने ये रिलैक्सेशन जारी किया है। नियोक्ताओं को रिटर्न फाइल करने में जो परेशानी हुई है या हो रही है, उसकी वजह से उनका इंटेंशन ना होते हुए भी उनसे नॉन पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन और नॉन सबमिशन ऑफ रिटर्न ऐसे दोनों तरह के अपराध हो जा रहे हैं। तो ये गलत हो जाएगा कि किसी का कोई दोष नहीं है फिर भी उसके हाथों कोई अपराध हो जाए, तो ये ना हो, इसकी वजह से ESIC ने रिलैक्सेशन दे दिया है और 15 अप्रैल जो तिथि थी उसको बढ़ा के 30 अप्रैल कर दी है और जो रिटर्न फाइल करने की तारीख 11 मई होती है उसे बढ़ा के 26 मई 2022 कर दिया गया है। ये जो रिलैक्सेशन दिया गया है ये वेबसाइट पे आपको हरे कलर में स्क्रॉल होता हुआ दिखेगा। ESIC की वेबसाइट पे इसका एक सर्कुलर भी जारी हो गया है जो आप देख सकते हो। वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में भी इस सर्कुलर की लिंक दी हुई है, आप जाकर वहां पे चेक कर सकते हो। तो इस वजह से क्या होगा कि बहुत सारे नियोक्ता जिनको इंटरनेट की वजह से या ESIC की वेबसाइट की वजह से कंट्रीब्यूशन फाइल करना संभव नहीं हुआ, वो अपना कंट्रीब्यूशन समय से भर पाएंगे। कई लोगों पर ESIC सेक्शन 85A और सेक्शन 85E के अंतर्गत कार्रवाई कर देती है। ये कार्रवाई होने से बहुत नियोक्ता तब बच जाएंगे और अननेसेसरी मुकदमाबाजी नहीं होगी और बहुत सारे एम्प्लॉई जो हित लाभ के लिए पात्र होते हैं लेकिन कंट्रीब्यूशन ना भरने की वजह से वो अपात्र होते हैं, उनको भी इसका फायदा होगा, वो भी बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल्ड रहेंगे। तो इस तरह से ये जो रियायत मिली है ESIC से, उनसे नियोक्ता और कार्मिक दोनों को सुविधा हो रही है। इस चैनल पे कंट्रीब्यूशन पीरियड और बेनिफिट पीरियड, ESIC के अंशदान कैसे भरे जाते हैं, ESIC का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ESIC के कौन कौन से हित लाभ है और उन्हें कैसे कैसे लिया जाता है, इन सब से संबंधित वीडियो पहले से ही मौजूद है। आप सभी लोग उन वीडियो को देख के ESIC के बारे में जानकारी प्राप्त करें और ESIC का अधिक फायदा उठाएं। इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत आती है, आपको किसी चीज के बारे में डाउट है, तो स्क्रीन पे मेरे कॉन्टैक्ट पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, आप उसके जरिए मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ESIC के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है प्रथमेश। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।